आज हम एक ऐसे समुदाय की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही ज्ञान और परंपरा की एक छवि मन में बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवे ब्राह्मणों की। चलिए मिलकर इनके शानदार इतिहास और इनकी शुरुआत की जो दिलचस्प कहानी है उसे समझते हैं। तो ये जो सरनेम है दवे, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस एक नाम है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके पीछे ना सदियों का इतिहास और एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये दवे शब्द आखिर आया कहाँ से, और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? सीधे हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, दवे शब्द असल में आया है संस्कृत के शब्द द्विवेदी से। इसको तोड़कर समझते हैं। द्वि का मतलब हुआ दो और वेदी का मतलब हुआ वेदों को जानने वाला। मतलब द्विवेदी वो ब्राह्मण होते थे जिन्हें दो वेदों, खासकर ऋग्वेद और यजुर्वेद का पूरा ज्ञान हो, उनमें उन्होंने महारत हासिल की हो। सोचिए, उस जमाने में ये ज्ञान की कितनी बड़ी उपाधि रही होगी। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि द्विवेदी से दवे बना कैसे? देखिए, समय के साथ क्या होता है कि मुश्किल शब्द आम बोलचाल में आसान हो जाते हैं। तो संस्कृत का ये जो फॉर्मल शब्द था द्विवेदी, वो धीरे धीरे सरल होकर बन गया दुवे, और फिर खासकर गुजरात और राजस्थान के इलाकों में ये और भी आसान होकर दवे के तौर पर जाना जाने लगा। है ना कमाल की लिंग्विस्टिक जॉनीज। तो नाम का मतलब तो हम समझ गए। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में, उस ऐतिहासिक मोड़ पर जिसने समुदाय को पश्चिमी भारत में एक नई पहचान दी। ये कहानी है एक राजा की, एक बहुत बड़े यज्ञ की और ज्ञान की एक अनोखी खोज की। बात है 10वीं शताब्दी की। गुजरात में सुलंकी वंश के राजा थे मूलराज सोलंकी। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने की सोची। अब इतने बड़े यज्ञ के लिए उन्हें चाहिए थे सबसे ज्ञानी विद्वान, तो उन्होंने उत्तर भारत से सबसे काबिल ब्राह्मणों को न्योता भेजा। और सिर्फ बुलाया ही नहीं, उन सभी को गुजरात के सिद्धपुर शहर में पूरे मान सम्मान के साथ बसाया भी। और इस तरह सिद्धपुर ज्ञान का एक नया सेंटर बन गया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। राजा मूलराज ने पूरे 1037, जी हाँ 1037 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया था। ये नंबर ही बताता है कि वो ज्ञान और विद्वता को कितना महत्व देते थे। और इन्हीं बुलाए गए ब्राह्मणों में से जो दो वेदों के ज्ञाता थे, मतलब जो द्विवेदी थे, वही आगे चलकर दवे के नाम से जाने गए। लेकिन इनका काम सिर्फ पूजा पाठ या यज्ञ करवाना ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विद्वान तो असल में उस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। ये राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री और सलाहकार हुआ करते थे। राज्य का कोई भी बड़ा फैसला इनकी सलाह के बिना नहीं लिया जाता था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं इस समुदाय की संस्कृति और मान्यताएं क्या हैं। वो कौन सी परंपराएं हैं, वो कौन से विश्वास हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दवे ब्राह्मणों की पहचान बने हुए हैं। देखिए, हर दवे परिवार अपनी जड़ों को किसी न किसी महान ऋषि के वंश से जुड़ता है, जिसे हम गोत्र कहते हैं। जो मुख्य गोत्र हैं उनमें आते हैं भारद्वाज, वशिष्ठ, शांडिल्य और कश्यप। और हर गोत्र की अपनी एक कुल देवी होती हैं जिनकी वो खास तौर पर पूजा करते हैं, जैसे माँ चामुंडा, माँ अम्बे और माँ गायत्री। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दावे संस्कृति की जो बुनियाद है वो हमेशा से ही ज्ञान रही है। एक तो सात्विक जीवन जीना, और साथ ही उनके पूर्वजों ने सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि ज्योतिष और आयुर्वेद जैसी विधाओं में भी कमाल की महारत हासिल की थी। अब देखिए, वक्त तो बदलता है, शाही दरबार चले गए, राजपाट का जमाना भी गया। तो सवाल उठता है कि इस समुदाय ने आज के मॉडर्न दौर में खुद को कैसे ढाला है, अपनी उस विरासत को ग्लोबल स्टेज पर ये कैसे आगे ले जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक जमाना था जब वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, राजा के सलाहकार थे। और आज उसी दवे समुदाय के लोग आपको साइंटिस्ट, वकील, बड़े बड़े बिजनेस लीडर के तौर पर मिलेंगे जो दुनिया भर में अपना नाम बना रहे हैं। मतलब रोल भले बदल गए हों, लेकिन वो जो ज्ञान और बुद्धि वाला डीएनए है ना, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। और आज की तारीख में ये समुदाय सिर्फ गुजरात या राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। अब इनकी एक बहुत बड़ी आबादी आपको अमेरिका में मिलेगी, यूके में मिलेगी और दुनिया के ना जाने कितने ही दूसरे कोनों में मिलेगी। ये दिखाता है कि इनकी पहुंच और इनकी कामयाबी अब ग्लोबल हो चुकी है। लेकिन इतने सारे बदलावों के बावजूद एक चीज है जो आज भी नहीं बदली है, और वो है इनकी सफलता का राज: बुद्धि, अपनी परंपराओं का सम्मान और आपस में सामुदायिक एकता। यही वो तीन स्तंभ हैं जिन पर आज भी ये समुदाय टिका हुआ है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है
कैसे एक समुदाय की सदियों पुरानी विरासत जो ज्ञान और अनुशासन पर टिकी है, आज की इस भाग दौड़ वाली मॉडर्न दुनिया में भी सफलता की गारंटी बन सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी जड़ों की अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।